Assalamu alaikum wa rahmatullah. Hope all the students are doing well. तो बेटा सबसे पहले प्रीवियस लेसन में हमने देखा डायमंड और ग्रेफाइट दोनों बेटा कार्बन के बने हुए हैं, है कि नहीं? लेकिन बाद में जब हमने डायमंड और ग्रेफाइट की फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी तो वो एक दूसरे से पूरी तरह क्या थी? डिफरेंट थी, है कि नहीं? तो सोचने की बात है, डायमंड भी कार्बन का बना है, ग्रेफाइट भी कार्बन का ही बना है, फिर उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज एक दूसरे से अलग क्यों है? तो बेटा इस सवाल का जवाब जानने के लिए तो नोट करो बेटा, इसके लिए हमें क्या करना होगा? हम बेटा डायमंड और ग्रेफाइट के अंदर चले जाएंगे, ठीक है? शायद हमें इस बात का जवाब मिले कि अगर डायमंड के अंदर भी कार्बन एटम ही है और ग्रेफाइट के अंदर भी कार्बन एटम ही है तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट क्यों है? ठीक है, तो सबसे पहले बेटा हम डायमंड का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जी हाँ, तो बेटा किस चीज का बना है? तो कार्बन एटम ही होंगे इसके अंदर, अब ठीक है। तो मान लेते हैं बेटा ये डायमंड के अंदर का एक कार्बन एटम है। तो एक दो लेसन पहले हमने कार्बन की वैलेंसी की बात की और वहां पे हमने बेटा ये बात सीखी थी, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, कोवैलेंसी 4 होती है। ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे एटम्स के साथ शेयर करता है या कर सकता है, ठीक है? ठीक है, तो जब हम बेटा डायमंड को देखते हैं ना, तो डायमंड में एक कार्बन एटम क्या करता है, वो 4 सराउंडिंग कार्बन एटम्स के साथ, ठीक है, अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लेता है, ठीक है? तो इस तरह इस कार्बन की सराउंडिंग में हमें कितने और कार्बन एटम्स मिलते हैं? हमें 4 और बेटा कार्बन एटम्स मिलते हैं। तो पहली बात तो बेटा आप यही याद रखोगे, अब गुबरियात है कि इन केस ऑफ डायमंड each carbon atom, I am not talking about a single carbon atom, each carbon atom is bounded to 4 surrounding carbon atoms by covalent bonds. Are you getting it? हाँ जी, ये covalent bonds क्या होते हैं? तो इशारा पहले मैंने दिया था, वो बॉन्ड बेटा जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से बनता है कि नहीं? Are you getting it? चलो पहली बात मैं यहां पे बेटा लिख के रखता हूं, ये आप नोट कीजिए। इन केस ऑफ डायमंड ईच कार्बन एटम इज बाउंडेड टू 4 surrounding carbon atoms by strong covalent bonds. Covalent bonds. और साथ ही साथ बेटा मैंने ये भी कहा कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, ये भी मेंशन करते हैं हम यहाँ पे, बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय इलेक्ट्रॉन शेयरिंग बिटवीन 2 एटम्स। ठीक है बेटा, ये तो बेटा पहली बात हुई। तो अब बेटा एक दूसरी बात है,
ये बॉन्ड्स जो होते हैं, ठीक है, इनकी कुछ स्पेसिफिकेशंस होती हैं। बॉन्ड्स जो होते हैं ना, इनकी कुछ स्पेसिफिकेशंस होती है। स्पेसिफिकेशंस, पहली स्पेसिफिकेशन याद रखना, ठीक है, यहाँ पे एक कार्बन एटम है, यहाँ पे एक और कार्बन एटम है, और इन दो कार्बन एटम्स के दरमियान कुछ तो डिस्टेंस है ना। तो आप याद रखिए, जो दो एटम्स के दरमियान जो आपस में बाउंडेड हो, उनके दरमियान जो बेटा डिस्टेंस होती है ना, इस डिस्टेंस को हम बॉन्ड लेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो डेफिनेटली डायमंड के मामले में भी अब ठीक है, इन कार्बन एटम्स की कोई ना कोई क्या होगी, बॉन्ड लेंथ होगी। अब तो आप बेटा याद रखोगे, मैं एक नंबर बताऊंगा, वो आपको याद रखना है, ठीक है। तो डायमंड में जब हम देखते हैं तो जितने भी ये बॉन्ड्स हैं, इनकी बॉन्ड लेंथ बेटा 154 पिकोमीटर होती है। हर बॉन्ड की लेंथ बेटा क्या होती है? 154 पिकोमीटर, ठीक है। अब यहां एक और सवाल पैदा हुआ, पिकोमीटर क्या होता है? पिकोमीटर का मतलब है क्या? तो समझने के लिए सबसे पहले ये बात बेटा हम यहां मेंशन करते हैं, बॉन्ड लेंथ की मैंने बात किया, ठीक है। द बॉन्ड लेंथ in case of diamond, what it is? Yes, is 154 picometer। ठीक, तो मैं बेटा बता रहा था कि हमें कंफ्यूजन हो जाता है 154 पिकोमीटर। कुछ आइडिया तो मिलना चाहिए हमें, आइडिया मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। तो बेटा देखिए, इसके लिए आपको ये मालूम होना चाहिए, ये P जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं ना, चलो मैं क्लियरली लिखूं यहाँ पे, पिकोमीटर, ठीक है। ये पिको जो है ना, पिको, ये याद रखिए एक प्रीफिक्स है, और ये प्रीफिक्स एक नंबर को बेटा डिनोट करता है। पिको डिनोट्स अ नंबर। अच्छा बेटा समझिए, जैसे हम बोलते हैं किलोग्राम, किलोग्राम कितने ग्राम्स होते हैं? 1000 ग्राम्स, यानी किलो मीन्स 1000। बिल्कुल उसी तरह ये पिको जो है, ये भी एक नंबर को डिनोट करता है, और वो नंबर क्या है वो मैं लिखता हूं यहां पे, पिको इज इक्वल टू 10 -9। तो इस तरह बॉन्ड लेंथ क्या होगी? देयरफॉर बॉन्ड लेंथ क्या होगी डायमंड के मामले में? सो द बॉन्ड लेंथ इट इज 154 into 10⁻⁹ मीटर, ठीक है। चलो थोड़ा सा मामला तो इजी हुआ, लेकिन अभी आपको बेटा कुछ आइडिया है 154 into 10⁻⁹ मीटर ये क्या होगा? मीटर से हम बेटा क्या मेजर करते हैं? लेंथ या डिस्टेंस मेजर करते हैं। तो कोई आइडिया मिला आपको 154 into 10⁻⁹ ये कितनी लेंथ होगी? नहीं मिला? नहीं मिला तो मैं दिखाता हूं, ठीक है। तो इसको बेटा मैं आगे जाके ऐसे भी लिख सकता हूं, 154 इंटू, देखिए 10⁻⁹ मैथमेटिक्स में 8th क्लास में आपने सीखा होगा, अगर बेटा पावर नेगेटिव हो, हम उस पावर को पॉजिटिव बना सकते हैं। तो उसके लिए हमें जो नंबर है उसको रेसिप्रोकल, उसका रेसिप्रोकल कर देना है, ठीक है। तो इस तरह 154 into 10⁻⁹ क्या होगा? 154 into 1 divided by 10⁻⁹, और गेटिंग टू इट 154 divided by this 10⁻⁹, ठीक है। व्हाट इज दिस 10⁻⁹? ये किसके बराबर होता है? हाँ जी, 10 को हमें बेटा 9 टाइम्स अपने आप के साथ ही मल्टीपल करना है। 10 into 10 into 10 into 10 कितनी बार? 9 टाइम्स, हाँ ठीक है। जब बेटा 9 टाइम्स हम मल्टीपल कर देंगे तो हमें नंबर मिलेगा 1 0 0 0 0 0 0 0 0 एंड 0। कितने आ गए बेटा? 3 6 और 3 क्या हुए? 9, ठीक है। तो 154 पिकोमीटर असल में मैथमेटिकली क्या होता है? 154 डिवाइडेड बाय दिस नंबर,
ठीक है, जरा इस नंबर को बेटा आगे जाके मीटर, ठीक है। अब जरा इस नंबर को देखते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, ठीक है, लाख पे जाएंगे, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, ठीक है, 100 करोड़, ठीक है, चलिए 100 करोड़ ही मैं मान लेता हूं, ठीक है। तो अब आप देखिए 154 पिकोमीटर का मतलब क्या है, इसका मतलब हुआ 154 मीटर को आपको 100 करोड़ हिस्से करने हैं। सोचो जरा, आपके पास मान लीजिए एक 154 मीटर है, 154 मीटर चौड़ाई, आपको क्या करना है, उसको बेटा 100 करोड़ पार्ट्स करने हैं। सोचो जरा, 100 करोड़ पार्ट्स, 100 पार्ट्स करेंगे तो 1 मीटर 1.5 मीटर रहेगा, फिर इसी तरह इस 1.5 मीटर के आपको करोड़ पार्ट्स करने हैं, तो कितना छोटा पार्ट रहेगा, ये कितनी छोटी लेंथ होगी, कितनी छोटी यार बेटा, बहुत ही ज्यादा छोटी लेंथ होगी। इतनी छोटी, मैं आइडिया आपको बेटा देता हूं कि ये बर्ड लेंथ जो है, मैं आइडिया देता हूं ये कितनी छोटी लेंथ होती है। आंखों से तो देखने की बात ही नहीं है, माइक्रोस्कोप छोड़िए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी आप इस लेंथ को बेटा रियलाइज नहीं कर सकते हो, इतनी छोटी लेंथ है। बात आपको बेटा समझ आई? तो ये बेटा दूसरी बात थी जो आपको डायमंड के स्ट्रक्चर के बारे में याद रखनी थी, ठीक है। तो पहली बात हमने याद रखी कि डायमंड के मामले में ईच कार्बन एटम इट इज बाउंड टू 4 सराउंडिंग कार्बन एटम्स बाय कोवेलेंट bonds or getting to it. Got you better समझिए। And the second thing we learned that in case of diamond bond length, what is this bond length? It is 154 picometer. And now we realize that this 154 picometer, it is a very small length. It is a very small length. Or getting to it. got you better समझिए। अब थोड़ा हम आगे जाते हैं, तो ये तो एक स्पेसिफिकेशन हुई, अब एक और भी बेटा स्पेसिफिकेशन होती है। मैं बता रहा था बॉन्ड्स की कुछ स्पेसिफिकेशंस होती है, ठीक है। पहली स्पेसिफिकेशन बॉन्ड कितना बड़ा है, दूसरी स्पेसिफिकेशन है दो बॉन्ड्स के दरमियान बेटा एंगल क्या होता है, ठीक है, एंगल बिटवीन टू बॉन्ड्स, ठीक है। तो आप देखोगे इन केस ऑफ डायमंड, ठीक है, डायमंड के मामले में क्या होगा बॉन्ड एंगल बेटा 109.5 डिग्री। और ये बेटा खाली इन दो एटम्स के दरमियान नहीं होगा, ये चारों के चार मतलब ये सराउंडिंग कार्बन एटम्स जो है, ठीक है, ये चार बॉन्ड्स जो है इनमें से कोई भी दो बॉन्ड्स अगर आप ले जाओगे, ये वाला इसके बीच में भी क्या होगा 109.5 डिग्री। और गेटिंग टू इट काचो बेटा समझ चुका, ठीक है। तो ये एक और चीज हम बेटा यहाँ पे मेंशन करते हैं, मैं इसको रब आउट कर लूं। The bond angle between any two bonds in case of diamond is 109.5 डिग्री, ठीक है। अब ये चीज मैंने बेटा क्यों बताई है, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, ठीक है। आपको बेटा कंप्लीट एंगल का आइडिया है आइडिया बेटा कंप्लीट एंगल, ठीक है। मान लीजिए ये रे अगर हम इस रे को पूरा घुमाएंगे यहां से यहां तक ले जाएंगे, कंप्लीट एंगल जो होता है तो उसका मेजर क्या होता है बेटा 360 डिग्री, 360 डिग्री। बात आपको समझ आई? लेकिन देखिए मैं इस रे को एक प्लेन पे घुमाता हूं, किस पे घुमाता हूं, प्लेन पे। और गेटिंग टू इट, अगर मैंने इसको प्लेन पे घुमाया एंगल क्या बनता है 360 डिग्री। अब जरा यहां पे देखते हैं, सर डायमंड के मामले में देखते हैं, सारे के सारे बॉन्ड्स मैंने बताए 109.5 डिग्री है ना। अच्छा बेटा समझिए बात, तो कुल कितने बॉन्ड्स हैं 4। और गेटिंग टू इट, अगर बेटा टोटल मेजर हम देखेंगे, टोटल इज 4 मल्टीप्लाइड बाय 109.5 डिग्री। ओके बेटा, कैलकुलेट दिस 4 5s are
20, 4 5 are 20, 2 बेटा कैरी आ जाता है, 4 9 are 36, 36 and 2 becomes 38 और getting to it, 4 zeros are 0, यहाँ पे हम 3 लिखेंगे, 4 1s are 4. 438. So what is the total sum of these bond angles? 438. ठीक है, सोचो, कुछ सोचो, दिमाग लगाओ. ठीक है, अगर हम एक प्लेन पे एक रे को घुमाते हैं, अगर प्लेन पे एक रे को घुमाते हैं, बॉन्ड एंगल टोटल ये जो मेजर है कंप्लीट एंगल का वो क्या है? यहाँ पे टोटल मेजर क्या है एंगल का? 438. तो इसका मतलब है क्या? इसका मतलब हुआ ये 4 कार्बन एटम्स जो हैं ये प्लेन पे नहीं हो सकते हैं. बात आपको समझ आई? बात समझ आई? अगर ये बेटा प्लेन पे होते तो बॉन्ड एंगल 360 से ज्यादा नहीं होना चाहिए था. लेकिन जब हम टोटल बॉन्ड एंगल बेटा काउंट कैलकुलेट करते हैं, व्हाट इट इज 438. सीधा सा मतलब है, सीधा सा मतलब है कि ये जो ये सराउंडिंग कार्बन एटम्स हैं ये प्लेन पे बेटा नहीं हो सकते. अब मेरी बात समझ आई? ये प्लेन पे होने का मतलब क्या है? प्लेन पे होने का मतलब क्या है? मेरे कहने का मतलब अगर हम इस बोर्ड के प्लेन को कंसिडर करें, बोर्ड की इस सरफेस को कंसिडर करें, ठीक है, ये अगर बेटा बीच वाला कार्बन एटम है, सोचो जरा, ठीक है, तो प्लेन पे होने का मतलब हुआ कि ये वाला भी इस बोर्ड की सरफेस पे ही होना चाहिए. ये भी कहां पे होना चाहिए? बोर्ड की सरफेस पे. ये भी कहां पे होना चाहिए? ये भी कहां पे होना चाहिए? लेकिन जब हमने कैलकुलेशन की, कैलकुलेशन ने क्या बताया? कैलकुलेशन ने बताया कि ऐसा नहीं हो सकता है. क्यों? फिर 360 से ज्यादा एंगल नहीं होना चाहिए. इसका मतलब हुआ डायमंड की ये सराउंडिंग कार्बन एटम्स जो है ना, ये बेटा प्लेन सरफेस पे नहीं होते हैं, ये प्लेन को ऑक्यूपाई नहीं करते हैं. यानी डायमंड का स्ट्रक्चर बेटा 2 डायमेंशनल नहीं होता. बात आपको समझ आई? 2 डायमेंशनल बोले तो ये हुई लेंथ, ये हुई ब्रेड. बात आपको समझ आई? नहीं जी, डायमंड का स्ट्रक्चर 2 डायमेंशनल नहीं हो सकता. तो फिर बेटा कौन सी पॉसिबिलिटी है? तो एक और डायमेंशन जोड़ना है कि नहीं जोड़ना है? हाँ, तो हमें एक और डायमेंशन जोड़ना है. वो तीसरा डायमेंशन लेंथ हुई, ब्रेड्थ हुई, हमें हाइट जिसके बारे में आप सुनते हो, हमें बेटा एक तीसरा डायमेंशन भी जोड़ना है. ठीक है, और ये बात आप याद रखोगे कि जब हम डायमंड का स्ट्रक्चर देखते हैं, डायमंड का स्ट्रक्चर बेटा 2D नहीं होता, डायमंड का स्ट्रक्चर 3 डायमेंशनल होता है. ठीक है, ये बात मैं लिखूं यहां पे. ठीक है, चलिए तीसरी बात, चौथी बात, डायमंड shows 3-dimensional structure. ठीक है, ये तो बात हुई है. थोड़ा मैं प्रैक्टिकली आपको कुछ दिखाता हूं, लेकिन दिखाने के लिए आपको मुझे 4 पेन देने पड़ेंगे. 4 पेन दे दो मुझे. गिव मी 4 पेन्स. थैंक यू. देखो बेटा, ये हाथ मेरा जो है ना, मान लो ये सेंटर वाला कार्बन एटम है. कौन सा कार्बन एटम है? सेंटर वाला कार्बन एटम. ठीक है, तो यहां पे मान लीजिए, यहां पे आपको एक कार्बन एटम मिलेगा. आई बात समझ में? और इसी तरह यहां आपको दूसरा कार्बन एटम मिलेगा, यहां तीसरा मिलेगा, और यहां पे आपको इस तरह, कुछ इस तरह आपको कार्बन के ये सराउंडिंग कार्बन एटम, ये कार्बन एटम्स मिलेंगे. एक यहां पे होगा, एक यहां पे होगा, एक यहां पे होगा, और एक यहां पे होगा. बात बेटा समझ आ रही है? अच्छा समझिए. और देखिए, अब ये स्ट्रक्चर जो है, इसको मैं 3D स्ट्रक्चर क्यों कहता हूं? अगर मैं चाहूं कि ये सब के सब कार्बन एटम इस बोर्ड के प्लेन को टच करेंगे क्या? ये सब के सब बेटा इसको टच करेंगे? नहीं करेंगे, है कि नहीं? याद रखिए, अगर कोई चीज एक प्लेन के ऊपर बेटा सुपर इंपोज होती है, ठीक है, अगर कोई चीज, शीट ऑफ पेपर दे दो मुझे, शीट ऑफ पेपर दे दो, गिव मी अ शीट ऑफ पेपर. ठीक है, देखिए ये शीट ऑफ पेपर है, मैं इसको किस पे डालता हूं?
प्लेन पे। और ये सारा शीट ऑफ पेपर किसको टच करता है? प्लेन को टच करता है ना, इसलिए हम कहते हैं ये शीट ऑफ पेपर का स्ट्रक्चर क्या है? 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, प्लेन स्ट्रक्चर है। और गेटिंग टू इट। लेकिन जब हम डायमंड को देखते हैं ना, और गेटिंग टू डायमंड के इन सराउंडिंग कार्बन एटम्स को देखते हैं, हम इसको बेटा प्लेन पे डालना चाहते हैं, लेकिन सब ये कार्बन एटम इस प्लेन को टच नहीं करते हैं। तो इस तरह के ही स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। काचो बेटा समझ में? और गेटिंग टू इट, बात आपको समझ आई? तो ये इंपॉर्टेंट बात है जो आप याद रखोगे, दैट डायमंड शोज व्हाट? 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। The surrounding carbon atoms are getting to it, they are oriented 3 dimensionally. They are oriented 3 dimensionally. बात आई समझ? अब थोड़ा सा मैं बेटा आगे जाता हूं, ठीक है? देखिए, अगर मैं ये जो सराउंडिंग कार्बन एटम्स हैं, अगर मैं इनको आपस में जोड़ दूं, क्या करूं? जोड़ दूं, ठीक है? चलिए मैं इस कार्बन एटम को इसके साथ जोड़ता हूं, इस वाले कार्बन एटम को बेटा इसके साथ जोड़ता हूं, यहां पे बेटा जो कार्बन एटम है इसको इसके साथ जोड़ता हूं, इस कार्बन एटम को बेटा इसके साथ जोड़ता हूं, और इनको आपस में जोड़ता हूं, ठीक है? तो यहां पे एक ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर यहां पे बन जाता है, ठीक है? और गेटिंग टू इट, तो बंदा बोल रहा है, फैजान बोल रहा है काइट बन रही है। जी नहीं, काइट नहीं, काइट 2 डायमेंशनल है। काइट बेटा क्या होती है? 2 डायमेंशनल। लेकिन हम ऑलरेडी जानते हैं डायमंड 2 डायमेंशनल है ही नहीं, ठीक है? कहने का मतलब क्या, अगर आप इसको इसके साथ जोड़ दोगे, इसको इसके साथ जोड़ दोगे, इसको इसके, यानी सब जो सराउंडिंग कार्बन एटम है अगर इनको आपस में जोड़ दोगे, बात आपको समझ आई? तो जो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर बनता है ना, ठीक है, याद रखिए उसको हम टेट्राहीड्रॉन कहते हैं। तो ये जो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, दिस ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर इज टेट्राहीड्रॉन। टेट्राहीड्रॉन। और इसीलिए कभी कभी हम क्या कहते हैं, हम बोलते हैं डायमंड शोज 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, या इसको जोड़ते हैं ऐसे, डायमंड शोज 3 डायमेंशनल टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर। और गेटिंग टू इट, काचे बेटा समझिए मत? सो डायमंड शोज 3 डायमेंशनल टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर, टेट्राहीड्रल। तो बेटा ये कुछ बातें थी किसके बारे में? डायमंड के स्ट्रक्चर के बारे में। और हम डायमंड के स्ट्रक्चर की बात क्यों करने लगे? एक्चुअली हमें जानना है डायमंड भी कार्बन एटम्स का बना है, ग्रेफाइट भी कार्बन एटम्स का बना है, लेकिन इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग क्यों है? इसीलिए बेटा हम इस डायमंड के अंदर चले गए, हमने डायमंड का क्या देखा? इंटरनल स्ट्रक्चर देखा। बात आपको समझ आई? तो जाते जाते एक आखिरी बात देखिए बेटा, क्या वैलेंसी थी कार्बन की? 4। कार्बन की जो आउटर शेल होती है ना, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 होते हैं कि नहीं होते हैं? ठीक है, देखिए मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करनी पड़ती है। तो देखिए ये बॉन्ड बनाने के लिए ये वाला सेंट्रल कार्बन एटम 1 इलेक्ट्रॉन देता है, ये वाला 1 इलेक्ट्रॉन देता है। बात आपको समझ आई? और इसी तरह यहाँ पे इसका 1 इलेक्ट्रॉन हुआ, इसका 1 इलेक्ट्रॉन हुआ, इसी तरह यहाँ पे इसका 1 हुआ, इसका 1 हुआ, यहाँ पे इसका 1 हुआ, इसका 1 हुआ। तो कार्बन के पास जो 4 इलेक्ट्रॉन थे ना, क्या किया? सबके सब शेयर किए। कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है अब इसके पास? इसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। बात आपको बेटा समझ आ रही है? इसके पास जितने भी ये इलेक्ट्रॉन्स थे, उसने उन सब इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे कार्बन एटम्स के साथ शेयर किया। और एक और बात देखिए, अगर अब हम देखेंगे इस सेंट्रल कार्बन एटम की सराउंडिंग में कुल कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं? 2, 4, 6, 8। ठीक है, क्या हुआ? उसकी वो जो शेल थी, शेल कंप्लीट हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल शेल कंप्लीट हुई। यानी 2 और बातें हमें यहां पता चलती है। ठीक है, पहली बात कि कार्बन शेयर्स इट्स 4 outer shell electrons, or getting to it shares all of its 4 outer shell electrons with surrounding carbon atoms. There are no free electrons.
देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और शायद यही वजह है डायमंड इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यही वजह है, यही वजह डायमंड मस इलेक्ट्रिसिटी पास गसान। देखो सर क्या है, आपने बेटा फिजिक्स की इलेक्ट्रिसिटी के यूनिट में सीखा होगा, ठीक है, वो चीज इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है जिसमें फ्री चार्जेस होते हैं, है कि नहीं? अरे बात समझ आई? खाली उस चीज में बेटा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। बात समझ? हमारे घर में जो कॉपर की वायर है ना, उसमें इसीलिए ये इलेक्ट्रिसिटी बेटा कंडक्ट होती है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर फ्री चार्जेस होते हैं। अब आपने खुद देखा यहाँ पे बेटा कार्बन के पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन रहता ही नहीं, और इसीलिए ये डायमंड जो है क्या होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बेटा बात समझ आई? ठीक है, मुझे लगता है कि आज के लिए ये काफी है। तो कल हम फिर एक बार फिर इसी जगह एक और क्लास के साथ तो थैंक यू, शुक्रिया।